10 वर्ष आज जनता कहती है मोदी जी के नाम पर कब पे वोट देंगे, कब तक? भाई एक बार देख लिया, दूसरी बार देख लिया, कब तक मोदी के नाम पर वोट? जनता कहती है फिर बाद में कर भी देती है। नहीं, उनको विकल्प नहीं मिलता, फिर उस वक्त हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं। आज सड़क टूटती तो भावना पांडे, आज मुआवजा नहीं मिलता तो भावना पांडे, आज पुल टूटता तो भावना पांडे। और साथ में हरक सिंह रावत भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं। हरक सिंह रावत जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी उनके साथ लग जाएंगे। देखिए इनका बस्ता सब बंद होने वाला है इस बार, क्योंकि सबका देखिए कांग्रेस हरक सिंह रावत जी का तो यहाँ कुछ नहीं है। इन नेताओं ने सीढ़ीकांड वाले नेता ही हैं तमाम। आपने देखा होगा रोज रोज सीढ़ियाँ बनती रहती इनकी, अभी काफी समय से सीढ़ियाँ बननी बंद हो गई और इतनी महिलाओं के साथ उनका नाम जुड़ा है। देखिए एक इनका मेडिकल कॉलेज है, उसमें 2 महिलाओं का नाम से प्रॉपर्टी, वहाँ झगड़े इनके हैं, दोनों औरतों के। एक तीसरी महिला जो मेरे घर आई थी, जिनके बच्चे इनके नाम से स्कूल में है, वो महिला आंसुओं से रो रही थी इतने लंबे लंबे। आएंगी, स्वागत है आपका, मगर पहले वो हिसाब दें, अपनी लिस्ट लाओ प्रॉपर्टियों की और अपनी बीवियों की लिस्ट लाओ, तो फिर क्षेत्र में घुसो। पार्टी बदलने को भी लेकर के आपने कहा कि पार्टी उन्होंने इसलिए बदली थी, जब भी बदला है वो राज्य के विकास के लिए, राज्य के बहुत विकास कर लिया इन्होंने राज्य का। क्या विकास किया बताओ आप मुझे बताइए, क्या विकास किया इन्होंने पर्यावरण का सुबुद्धि जब रखा था 5 करोड़ रुपए उससे कोटाबाग के हॉस्पिटल में लिए, समझ गए? देखिए मेरे पास तो 50 लोगों की लिस्ट आ रही है एक बूथ पे। हाँ, एक बूथ पे, जैसे एक बूथ में 2 लाखों लोग, इसका मतलब हो जाएंगे फिर तो। आपको मैं दिसंबर के अंदर 1 लाख ज्वाइनिंग दिखाऊंगी। गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन सकती। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उसमें तुम मंत्री थे, क्यों 1000 करोड़ रुपए तुमने उत्तराखंड का खराब किया? सचिवालय सारा शिफ्ट हो जाएगा ऐसा बोले? नहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जा नहीं सकते ना वहां पर, इनको जाना पड़ेगा गैरसैंण। क्यों नहीं जाना चाहते ये लोग? अब वो इसलिए कि हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गैरसैंण नहीं बन सकता बोल रहे हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जाहिर सी बात है 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव के मद्देनज़र तमाम लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग मैदान में बहुत पहले से उतर गए हैं, कुछ लोग हो सकता है देरी से उतरे। लेकिन एक तरफ भावना पांडे जी के बोर्डिंग्स जो लगे हुए हैं और साथ में जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो अलग तरीके का चल रहा है। निशंक जी का प्रचार प्रसार अलग तरीके से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका प्रचार प्रसार बिल्कुल अलग तरीके का चल रहा है। आज सवाल ये कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, तो क्या भावना पांडे जी, चूंकि उनके पास क्या उतनी बड़ी टीम होगी कि भारतीय जनता पार्टी के उस बड़ी टीम से लड़ सकें, या कोई ऐसी कोई योजना होगी? भावना पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका सबसे पहले स्वागत। और सवाल आपसे कि क्या, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा टीम है और आपका जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में भी है, कांग्रेस के अगेंस्ट में भी है, और जितनी पार्टी हैं, तो उस कंडीशन में कैसे आप उनसे फाइट करेंगे? सवाल तो ये है। देखिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 120 संगठन है, उसके सारे पूरे देश में नेता हैं। जब कभी चुनाव होता है तो ये सारा संगठन की ड्यूटी लगाते हैं जी। मेरे पास सिर्फ मैं हूं और मेरी जनता, मेरे युवा और महिलाएं, मेरे लोग। अब उनके बीच में ये संगठन है, तो ये संगठन भी तो वोट मांगते हैं। तो जब वोट जनता ने देना है, जब वोट युवाओं ने देना है, महिलाओं ने देना है, किसानों ने देना है, तो ये तो बीच के मीडिएटर है ना। तो मेरे पास मीडिएटर नहीं, मुझे मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है भाई। आज जनता का मैं काम कर रही हूँ और जनता मुझे पसंद कर रही है। हाँ, मुझे बूथ मजबूत करना है। बूथ मेरा प्लान था 1 बूथ 10 यूथ। मेरा बूथ सबसे मजबूत मेरा कैंपेन चल रहा है, जिसमें मैंने 6-7 लड़के बिठा रखे हैं। जो नंबर से मेरे पास 8000 नंबर है, उनको फ़ोन करके उनसे सबसे लिस्ट मांगी जा रही है और सबका मैं अपनी एक गोल्डन कार्ड दे रही हूँ नंबरिंग वाला, जिसमें उनका वोटर आईडी कंप्लीट होगा और वो मेरे परमानेंट कार्यकर्ता होंगे। फिर उसके बाद मैं जिले वाइज, विधानसभा वाइज उनको और बूथ कमेटी के वो बना रही हूँ। और अब मेरे पास लिस्ट आ रही है एक बूथ पे 50 लोगों की। तो अब आप देखिए, अगर एक बूथ पे 50 तो 1 लाख आदमी, आप 2340 बूथ है तो 1.25 लाख तो बच्चे मेरे पास वैसे ही हैं। और आज मैं युवाओं के लिए काम कर रही हूँ। और आज आप देखिए, आपने देखा होगा मुझे मात्र 3 महीना हुआ है। मैं क्यों टेंशन फ्री हूँ? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा सिस्टम है, मगर वोट तो जनता ने देना है। जनता को पता है कि धरातल पर कौन है। आज सड़क टूटती तो भावना पांडे,
आज मुआवजा नहीं मिलता तो भावना पांडे, आज पुल टूटता तो भावना पांडे। अच्छा मैं जाती भी हूँ तो नेक्स्ट डे टीम भी जाती है, एक्शन पहुँचते हैं, PWD के अधिकारी पहुँचते हैं, फिर इन LIU की रिपोर्ट जाती है तो तुरंत काम भी होते हैं। तो इसलिए जनता कहती है आप आ जाइए एक बार, तो काम करने वाला होना चाहिए। तो मुझे कोई टेंशन भाजपा की टीम से नहीं है और कांग्रेस की टीम से नहीं है, मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, मुझे अपने युवाओं पर भरोसा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो आपका ये जो बूथ को मजबूत करने की बात हर एक पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि ये मतलब मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन एक बूथ पे कितने लोगों को आप इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए मेरे पास तो 50 लोगों की लिस्ट आ रही है एक बूथ पे। हाँ, एक बूथ पे, जैसे एक बूथ पे 2 लाखों लोग, इसका मतलब हो जाएंगे फिर तो। आपको मैं दिसंबर के अंदर 1 लाख ज्वाइनिंग दिखाऊंगी। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर अभी कर सकती हो, अभी से तोड़ना शुरू कर देंगे। जहां जाती हूँ वहां तोड़ना शुरू कर देते हैं। राजनीति में तोड़ना जोड़ना तो चलता हाँ, रहता ये पहुंच जाते हैं। अगर कोई किसान नेता आता तो दूसरे दिन ब्लॉक प्रमुख फोन कर देता है। कोई गांव के लोग जुड़ते तो विधायक पहुंच जाते हैं उसके घर। तो अभी मैं गुरिल्ला टीम है मेरी, मैं अभी उसको छुपा के रखी हूँ। जैसे इन लोग के विधायक जीतते ना तो ये लोग छुपा छुपा के रखते हैं, तो इसीलिए मुझे वोटर और जनता इसमें छुपा छुपा के रखनी, ताकि मतलब ये है कि जब राज्य सरकार बनाना होता है, मतलब राज्य में कोई सरकार बनानी होती है तो विधायकों को छुपा कर रखते हैं, और आप जो है अपने वोटरों को, कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को छुपा कर रख रहे हैं, ताकि ये खरीद फरोख्त या नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हैरेसमेंट करते हैं और गालियां, जैसे कुछ ब्लैकमेलर लोग, अभी कुछ लोग मैंने यहाँ से जोड़े थे, उनको केस कूस कर दिया, झगड़ा करना, मारपीट करना, पुलिस केस कराना, तो इस तरह से हैरेसमेंट करना। तो आपस में अभी वो लड़ाई झगड़ा झेलेगा कौन, अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी क्या है कि लिस्ट बन रही है और सब संपर्क में है, तमाम भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा के जितने होंगे सब मेरी टीम में। आप चिंता ना करो, इनके पास संगठन होंगे, उतने ही वोट भाजपा और कांग्रेस के जितने इतने संगठन के आदमी होंगे। आप शर्त लगा लीजिए मुझसे। चलिए, इस पर ये ऑलरेडी जब चीज़ें एक्टिविटी होती रहेंगी वो हम देखते रहेंगे, लेकिन एक बात कि आप बहुत दिनों से सिडकुल का जिक्र कर रही हैं और तमाम इंटरव्यूज़ में भी आपने सिडकुल का जिक्र किया हुआ है, लेकिन सिडकुल जब भी होगा वो सरकार के ही तत्वाधान में होगा, सरकार के तौर तरीकों से होगा। नहीं, और निशंक जी भी बात कर रहे हैं कि हम भी लेकर के आ रहे हैं, सिडकुल लेकर के आएंगे, गैंडी खाता आपकी बात कर रहे हैं। निशंक जी क्या लाएंगे सिडकुल? वो तो उत्तराखंड सरकार ने सिडकुल को जमीन दी है गैंडी खाता में, और वो जो जमीन दी इन्होंने उसमें पेड़ खड़े हैं, उसके परमिशन देगी फॉरेस्ट। तो जब पेड़ की परमिशन मिलेगी तभी तो बनेगा, वो तो झूठ बोलते हैं। इन लोगों को तो झूठा प्रचार करने की आदत है भाजपा वालों की, वो मुझे सारी स्टोरी पता है। इन्होंने, देखिए सिडकुल के पास आज जमीन नहीं है, जैसे कहाँ पर है, प्रहलादपुर में 80 एकड़। तो वो प्रहलादपुर में क्या है, अभी इन्होंने जब तक जुरासी पुल पास नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, जब तक पुल मजबूत नहीं करेंगे तब तक वहाँ इंडस्ट्री लगाना। मेरे पास भी वहाँ पर 400 एकड़ ज़मीन है, 220 एकड़ करीब मेरे प्राइवेट लोगों की ज़मीन है, मैं भी उस पर मेहनत करी थी। अभी मैं आपको खुलासा कर दूं आपके माध्यम से समस्त जनता को, अभी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन्होंने एक 3 महीने पहले ये कहा है कि भाई, स्थापना की है कि भाई हम निजी सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। पहले होता था कि सरकार जमीन एक्वायर करती थी और उसका 4 गुना मुआवजा देती थी, और अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं सिडकुल के पास, तो उन्होंने प्राइवेट आदमी को ऑफर दे दी कि आप जमीन खरीदिए और 30 एकड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, हम आपको नोटिफाई कर देंगे, सारी इंडस्ट्री की परमिशन दे देंगे, और आप उसको डेवलप करके चाहे खुद भी बेच सकते हैं, चाहे हमारे पोर्टल से हम बेच देंगे, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर हैं इंडस्ट्री लगाने वाले, तो उसका वो अपना सिस्टम से परसेंटेज लेंगे। और अगर वो डेवलपमेंट, अगर हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमें वो डेवलपमेंट का पैसा दे देंगे इंटरेस्ट सहित, नॉमिनल चार्ज में, बाद में वो अपना पैसा वापस ले लेंगे। ये है सिडकुल की पूरी स्टोरी जो मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए मेरे जो भी आ रहे हैं 4 निजी औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं आपके, हाँ, मेरे साथ में लोगों के जो मेरे इन्वेस्टर हैं। हाँ। मैं तो उसमें 10% की पार्टनर हूँ, किसी में 15 की हूँ, किसी एक में हूँ 50% की, बाकी एक में मैंने डायरेक्ट किसान की मीटिंग कराई है, डायरेक्ट किसान का और सिडकुल का मैं MOU कराऊंगी। तो ऐसी जैसे 700 बीघा एक जगह है, 200 बीघा एक जगह है, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि पूरी लोकसभा के अंदर चारों कोने में जमीन हो, ताकि जैसे भगवानपुर झबरेड़ा में वहाँ रोजगार मिल जाए लोगों को, बच्चों को दिक्कत ना हो, अपने घर से बाइक में जा सकते हैं। इसी तरह पदार्था में है, इसी तरह अभी मैंने पतंजलि फेज 2 में देखी है 200 बीघा। और हाँ, क्योंकि ज़मीनें हो गई हैं बहुत महंगी,
अगर आप महंगी ज़मीनें लेंगे आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग सस्ती ज़मीन सर्च कर रहे हैं जिसमें हमको डेवलपमेंट करके इंडस्ट्री के लायक बिक भी जाए। तो ये मैं खुलासा आज आपको समझा रही हूँ, जनता को भी समझा रही हूँ। ये मेरे निजी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो मेरे साथी, मेरे लोग, जो मेरे इन्वेस्टर यहाँ पर ज़मीन खरीद चुके हैं। और उद्देश्य ये है कि जो जिन जिन क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं, जो लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके। बिल्कुल, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए, प्रचार मेरा वैसे ही हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा प्रचार यही होगा जिस दिन मैं युवाओं को रोजगार दे पाऊंगी। इससे बड़ा प्रचार कोई नहीं कर पाएगा। आज पूरे देश में रोजगार की मार है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी की मार है। और रोजगार देने वाला, रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ पूरी हो जाती है, उससे ऊपर है रोजगार। एक नारा होता है रोटी कपड़ा मकान। हमारे पास नौकरी होगी, हम रोटी भी खा लेंगे, कपड़ा भी खरीद लेंगे और मकान भी बना लेंगे। तो वो उससे ऊपर नारा है रोजगार का। तो इसलिए उसमें मैं काम कर रही हूँ 2.5-3 महीने से। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त गांव वालों को, प्रधानों को, जिला पंचायतों को और बादराबाद जितने भी ब्लॉक प्रमुख कई लोग हैं, हमेशा कहते हैं मैडम जी आप संपर्क नहीं करते, आपको हम फ़ोन करते हैं। तो समस्त प्रधान भाइयों से, समस्त जिला पंचायत भाइयों से, सबके नंबर मेरे पास है। मैं कहना चाहती हूँ कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आप लोगों की सीट पक्की कर रही हूँ। भाई कल को प्रधान जी को बोलती भाई अगर आपके यहाँ से गांव से नौकरी कोई लगेगा तो आप ही तो जीतोगे। भाई आपके क्षेत्र से तो मांगूंगी 20 लड़के दे दो तो काम के लिए। तो जिला पंचायत भी जितने हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग ये ना सोचिए कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। मैं किसी काम में 2-2.5 महीने से बिजी हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई प्रोग्राम कर ली, मैं चली जाती हूँ। अच्छा, अब एक थोड़ा सा राजनीतिक पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो चूंकि यह सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, 14 में भी और 19 में भी रही है, 24 का चुनाव आप भी लड़ने वाली हैं साथ में। कहा यह जाता है कि जो 3 विधानसभाएं हैं, खासतौर पर ऋषिकेश, धर्मपुर और डोईवाला, जो पूरी इस लोकसभा का हिस्सा है, वहाँ पर बीजेपी बहुत ही लीड करके आती है। और साथ में हरक सिंह रावत भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं। हरक सिंह रावत जी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी उनके साथ लग जाएंगे। देखिए, इनका बस्ता सब बंद होने वाला है इस बार, क्योंकि सबका देखिए कांग्रेस, हरक सिंह रावत जी का तो यहाँ कुछ नहीं है इस 5-6 विधानसभा 10 विधानसभाओं में। हाँ, पहाड़ में थोड़ा, मगर हरक सिंह रावत के बारे में सब जान चुके हैं। आप हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, आप कभी कांग्रेस में मंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सीएम के सपने देखना चाहते हैं। आपने तमाम, मैं हड़कुदा को तो कितने साल से जानती हूँ, जब मदन सिंह बिष्ट के साथ सरोज नगर में घुमा करते थे, कुछ नहीं थे। और इन लोगों ने, इन नेताओं ने सीढ़ी कांड वाले नेता हैं तमाम। आपने देखा होगा रोज रोज सीढ़ियाँ बनती रहती इनकी, अभी काफ़ी समय से सीढ़ियाँ बननी बंद हो गई। और इतनी महिलाओं के साथ उनका नाम जुड़ा है। देखिए, एक इनका मेडिकल कॉलेज है, उसमें 2 महिलाओं का नाम से प्रॉपर्टी, वहाँ झगड़े इनके हैं, दोनों औरतों के। एक तीसरी महिला जो मेरे घर आई थी, जिनके बच्चे इनके नाम से स्कूल में है, वो महिला आंसुओं से रो रही थी इतने लंबे लंबे। कोई महिला है, उसके 2 बच्चे, गोरी सी, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम ठीक नहीं है। और एक विधायक मैडम के साथ आई थी, तो मैंने उसको डांटा भी। मैंने बोला क्यों आपने, जब वो एक शादीशुदा आदमी था तो क्यों आपने उसके साथ रही, क्यों उससे बच्चे आपने पैदा किए। स्कूलों में रजिस्टर्ड है इनके बच्चे भाई, स्कूलों में, अपने घर वाली के भी और बाहर वाली के भी, ये हालत है। तो ऐसे लोग क्या लोकसभा इस धर्मनगरी हरिद्वार से जीतेंगे? कभी नहीं जीते दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। आप बिल्कुल पर्सनल आक्षेप कर रही हैं। बिल्कुल करूंगी। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते मेरे सामने, मैं तो ज्यादा, जब मेरे सामने लड़ेंगे तो इनको मैं ओपन भी करूंगी। अब तक मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे घर आई उसका किसी विधायक मैडम के साथ, और जरूरत पड़ेगी तो नाम भी बोल दूंगी। अब वो आई है या नहीं आई है मेरे साथ, बल्कि आपने फेसबुक में ग्रुप का फोटो भी देखा होगा, सब जानते हैं कि वो बच्चे इनके हैं। तो पर्सनल हस्तक्षेप की बात नहीं है। इन्होंने इस उत्तराखंड में, राज्य में ऐश करी है। आप ये देखिए, मैं एक बार दिल्ली से आई थी, 11 बजे ये हेल्थ क्लब में ग्रीन टी पी रहे, बताइए। मंत्रालय जाना छोड़ के, उस समय मंत्री थे, फॉरेस्ट मंत्री थे। तो ये हालत है, इतनी ऐश करते हैं लोग। और ऐसे जनता आज परेशान है, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, न आने देगी। आए भी, स्वागत है आपका, मगर पहले वो हिसाब दें, अपनी लिस्ट लाओ प्रॉपर्टियों की और अपनी बीवियों की लिस्ट लाओ, तो फिर क्षेत्र में घुसो। उन्होंने एक बात कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने को भी लेकर के आपने कहा कि पार्टी उन्होंने इसलिए बदली थी, जब भी बदला है वो राज्य के विकास के लिए, राज्य के, हाँ, बहुत विकास कर लिया इन्होंने राज्य का। क्या विकास किया बताओ, आप मुझे बताइए, क्या विकास किया इन्होंने पर्यावरण का सुबुद्धि जब रखा था, 5 करोड़ रुपए उससे कोटाबाग के हॉस्पिटल में लिए,
समझ गए। और उसके बाद जाके उड़ीसा से लाकर जब ये फॉरेस्ट मंत्री थे, अब आप क्या क्या मुंह खुलवाएंगे। इनके एक डीएफओ तो सुनता नहीं था, अगर डीएफओ को फोन चला जाए तो उल्टा काम करता था जब ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। कोई विकास का नाम बताइए, अपना विकास क्या कहते हैं, फिर मेरा मुंह खोलोगे फिर उनको बुरा लगेगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो इन्होंने कर रखा है यहाँ पर, पूरा उत्तराखंड राज्य बेच डाले। आप देखिए वोटरों को तो नदी नालों में बसा देते हैं, और खुद हाईवेज पे, खुद प्राइम लोकेशनों पे इनके होटल्स, इनके मॉल, इनके मेडिकल कॉलेज। अरे तुमने सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है और उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आज मैं झुग्गी झोपड़ी जाती हूँ, वो भी तीसरा विकल्प मांगते हैं कि भाई न भाजपा को वोट देंगे इस बार न कांग्रेस को। थक गए लोग भाजपा और कांग्रेस से, कह रहे अब नया विकल्प ढूंढेंगे। मतलब एक आम जनमानस झुग्गी झोपड़ी में थे। मैं जब कल गई थी वहाँ देहरादून, वहाँ पर उनसे मैंने बोला किसको वोट करते, इस बार नए को देखेंगे। ये हालत है। नेताओं के किसी भी स्टेटमेंट पर आपका एक दूसरा रवैया होना अलग चीज़ है, लेकिन एक सवाल कि चूंकि उन्होंने एक बात और कही गैरसैंण को लेकर के कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बन सकती, है ना। जो भी नेता बोलते हैं गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी बन जाएगी परमानेंट। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उसमें तुम मंत्री थे, क्यों 1000 करोड़ रुपए तुमने उत्तराखंड का खराब किया? सचिवालय सारा शिफ्ट हो जाएगा ऐसा बोले। नहीं शिफ्ट हो जाएगा, अब ये जा नहीं सकते ना वहां पर। तो ये बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, सब लोग गलत। क्यों 1000 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया आपने? उत्तराखंड का इतनी 70,000 करोड़ हमें कर्जा है, इनको जाना पड़ेगा गैरसैंण। क्यों नहीं जाना चाहते ये लोग? अब वो इसलिए कि हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए गैरसैंण नहीं बन सकता बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन्स के लोग की वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्होंने दोनों दलों की बात की। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है कि गैरसैंण बन जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, बोला सब झूठ बोल रहे, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं तो 1000 करोड़ खर्च क्यों किया भाई? हम कुछ नहीं कह रहे इसके मामले, मगर ये बताइए गैरसैंण तुम नहीं मैं तुमने सचिवालय बना दिया, आपने 6 दिन वहां रुक नहीं सकते लोग, तो जनता कैसे रुकती है? क्यों बनाया आपने वहां? उसमें क्यों पास होने दिया? क्यों नहीं रोक लगाई? आप तो हमेशा पथ पर है। आज बात कर रहे हैं कि हरिद्वार की जनता की वोट चाहिए तो इसलिए गैरसैंण नहीं चाहिए। अगर ये अभी टिहरी से लड़ेंगे तो वहां गैरसैंण मांगेंगे। तो ये छल कपट सब जानती है जनता, ये सब बहुत ज्यादा हो गया इनका। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जागरूक 10 वर्ष। आज जनता कहती है मोदी जी के नाम पर कब पे वोट देंगे, कब तक? भाई एक बार देख लिया, दूसरी बार देख लिया, कब तक मोदी के नाम पर वोट? जनता कहती है फिर बाद में कर भी देती है। नहीं, उनको विकल्प नहीं मिलता। फिर उस वक्त हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं, फिर वो सोचते हैं चलो जीतने वाला बीजेपी है तो उसी को दो। जब एक स्ट्रांग विकल्प आता है, जब काम करने वाला, आज जनता को क्या चाहिए? थाना, चौकी, बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा जनता की कोई डिमांड नहीं होती। जनता ये नहीं कहती हमें कैश दो, उनको कोई थाने में अटक जाए। अब कल ही आप पिरान कलियर, एक मैं देहरादून में थी, एक डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में एक्सपायर हुई, तो उन्होंने थोड़ा हंगामा किया होगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। उसी में पुलिस आ गई, पुलिस ने शाम को 4 बजे तक डेड बॉडी नहीं दी। तो मुझे भटेड़ी से फोन आया, मैंने तत्काल पर एसएसपी को फ़ोन किया। तो क्या चाहिए जनता को? अब मेरे को फ़ोन आते हैं, पुलिस का कोई केस है, रात को 9 बजे भी आता, तो मैं एक फ़ोन से जनता से बात करती हूँ, एक फ़ोन से थाने में बात करती हूँ। तो जनता को चाहिए काम। अब सड़क बनाना है, बिजली, अभी 7 गाँव की गादारोना की पूरे दिन में लाइट नहीं थी, आधे घंटे के अंदर 7 गाँव की लाइट चालू करी मैंने। अभी लंढोरा के ट्रांसफार्मर, बूढ़ाड़ी के ट्रांसफार्मर, भगवानपुर चंदनपुर के ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर उनके बड़े लगवाए, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट होती थी, लाइट जा रही थी। तो इसी तरह 7-8 ट्रांसफार्मर लगवा दिए, कई लाइनें भी खड़ी करवा दी, बिजली के खंभे, कई सड़कें, कई पुल। तो मैं तो आज बिना सांसद के कर रही हूँ, जितना सांसद ने 5 साल 10 साल में काम नहीं किया उतना मैं आज कर रही हूँ। चलिए, तो तीसरा जो विकल्प, जैसा भावना पांडे जी कहना है कि तीसरा विकल्प आएगा, और तीसरा विकल्प के रूप में जनता किसको देखनी है, यह देखना होगा। जो कुछ भी होगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर दोस्तों ऐसे ही देखते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं पूरे स्टेटमेंट को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।